Good morning, friends. Welcome to this class of literary terms. And our today's topic is blank verse. Blank verse consists of two words. One is blank and another is verse. Here, blank means liberal and verse means poetry. This poetry is also a liberal poetry. But there is a difference between blank verse and फ्री वर्स. ब्लैंक वर्स में और फ्री वर्स में एक फ़र्क हमें देखने को मिलेगा. ब्लैंक वर्स जैसे मैंने बताया, ब्लैंक वर्स क्या है? पोइट्री विदाउट राइम स्कीम, यानी जो बिना राइम स्कीम की पोइट्री होगी उसको हम क्या कहते हैं? ब्लैंक वर्स पोइट्री कहते हैं. और हमने फ्री वर्स के अंदर पहले पढ़ा था. फ्री वर्स क्या होता है? पोइट्री दैट इज़ नॉन मैट्रिकल, यानी ऐसी पोइट्री जिसमें ना मीटर होता है, नो राइम स्कीम, जिसकी कोई राइम स्कीम नहीं होती है, नो स्टेंजा स्ट्रक्चर, जिसका किसी तरह का कोई स्टेंजा स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? फ्री वर्स कहलाता है. और ब्लैंक वर्स में क्या होगा? पोइट्री विथ नो राइम स्कीम. ब्लैंक वर्स इज पोइट्री रिटन विद रेगुलर मैट्रिकल बट अनराइम्ड लाइन्स, यानी इसका मीटर क्या होगा? रेगुलर मीटर, एंड दैट मीटर इज iambic pentameter. Means lines in iambic pentameter that are iambic pentameter की लाइनें जो क्या हैं? that are unrhymed. जो अनराइम्ड होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कह देते हैं ब्लैंक वर्स. जब ये डेफिनेशन आई ब्लैंक वर्स की तो बहुत से क्रिटिक्स ने एक सवाल उठाया दैट व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फ्री वर्स एंड ब्लैंक वर्स. हम फ्री वर्स में ये डिस्कशन कर चुके हैं. तो फ्री वर्स क्या है? फ्री वर्स इज़ नॉन मैट्रिकल, नॉन राइम स्कीम्ड, लिबरल पोइट्री. नो स्टेंजा स्ट्रक्चर, नो राइम स्कीम, नो मीटर, दैट इज़ फ्री वर्स. ब्लैंक वर्स क्या है? रेगुलर मैट्रिकल मीन्स लाइन्स इन iambic pentameter दैट आर अनराइम्ड. तो ये डिफरेंस हो गया ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स में. फिर कुछ लोगों ने कहा कि ये प्रोज है, तो प्रोज में और ब्लैंक वर्स में क्या फ़र्क है? क्योंकि प्रोज के अंदर भी कहीं कोई स्टेंजा स्ट्रक्चर नहीं होती है, प्रोज के अंदर कोई राइम स्कीम नहीं होता है. प्रोज और ब्लैंक वर्स का मेन डिफरेंस क्या है? दैट ब्लैंक वर्स इज रिटन इन रेगुलर मैट्रिकल फॉर्म, प्रोज इज ऑल्सो नॉन मैट्रिकल. पहला अंतर ये है कि प्रोज के अंदर नॉन मैट्रिकल लाइन्स होती हैं, मीटर नहीं होता है. और ब्लैंक वर्स की लाइनें क्या है? वो iambic pentameter में लिखी जाती हैं. अनदर इज ब्लैंक वर्स इज रिटन इन स्टेंजाज. ब्लैंक वर्स पोइट्री किस में लिखी जाएगी? स्टेंजाज. इसकी डिवीजन क्या होगा? सिंटैटिक यूनिट. इसमें सिंटैटिक यूनिट का प्रयोग किया जाएगा. और प्रोज के अंदर क्या होते हैं? पैराग्राफ्स होते हैं. और जब पैराग्राफ्स होंगे तो क्या होगा? सेंटेंसेस होंगे. तो ये अंतर हो गया ना. तो यहाँ प्रोज के अंदर सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंस हमेशा नॉन मैट्रिकल होते हैं. और ब्लैंक वर्स के अंदर स्टेंजाज का यूज़ किया जाता है. स्टेंजाज कोई फिक्स नहीं है कौन सा स्टेंजा आएगा. जनरली लाइनें जो है वो iambic pentameter की लाइनें होती हैं जो अनराइम्ड होते हैं. ब्लैंक वर्स is poetry written with regular metrical but unrhymed lines, almost always in iambic pentameter. कई बार यहाँ 11 syllabic lines भी आपको देखने को मिलेंगी, इसलिए यहाँ मैंने ऑलमोस्ट वर्ड यूज़ किया है. आपको
एक दो एग्जाम्पल ऐसे भी मिल जाएंगे जिनके अंदर याम्बिक पेंटामीटर की बजाय आपको वहाँ 11 सिलेबल, यानी याम्बिक पेंटामीटर में 10 सिलेबल्स होते हैं, लेकिन वहाँ 11 सिलेबिक लाइन्स भी आपको मिल जाएंगी. It has been described as probably the most common and influential form that English poetry has taken since the 16th century. 16th century यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रेनेसा की. तो रेनेसा का जो पीरियड है, रेनेसा क्या है? फ्रॉम 1500 to 1660. दिस इज़ द पीरियड ऑफ रेनेसा. रेनेसा की हम बात कर रहे हैं, तो रेनेसा के बाद रेनेसा क्या था? दैट वॉज द पीरियड ऑफ ड्रामा. रेनेसा के अंदर आप एलिजाबेथन एज पढ़ते हैं, जैकोबियन एज पढ़ते हैं, प्यूरिटन इंटररेग्नम पढ़ते हैं. तो 16th सेंचुरी से, यानी जैसे ही 16th सेंचुरी आई तो उसके अंदर शेक्सपियर का नाम आएगा सबसे पहले. एलिजाबेथन पीरियड के अंदर एडमंड स्पेंसर का नाम आएगा. एडमंड स्पेंसर तो हैं जो फर्स्ट पायनियर माने गए हैं ब्लैंक वर्स के. विलियम शेक्सपियर ने भी ब्लैंक वर्स का यूज़ किया है. तो ब्लैंक वर्स एक ऐसी डिवाइस थी जो 16th सेंचुरी से ही मोस्ट कॉमन और इन्फ्लुएंशियल फॉर्म के रूप में इंग्लिश पोइट्री के अंदर, क्योंकि इस समय जो ड्रामा लिखे जाते थे वो क्या थे? दैट वर वर्स प्लेज. यहाँ 16th सेंचुरी जो प्लेज हैं उनको हम वर्स प्लेज बोलते हैं, यानी पोइट्री की लैंग्वेज है उनकी, तो वो ब्लैंक वर्स के अंदर लिखे गए हैं. तो 16th सेंचुरी से मोस्ट कॉमन और इन्फ्लुएंशियल पोइट्री की डिवाइस के रूप में ब्लैंक वर्स एग्जिस्टेंस में आया. द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड यूज ऑफ ब्लैंक वर्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज बाय हेनरी हावर्ड, अर्ल ऑफ सरे. हमने इसके बारे में पहले बात की थी. अर्ल ऑफ सरे वही हेनरी हावर्ड जिन्होंने इंग्लिश सोनेट को जन्म दिया, जो इंग्लिश सोनेट के पायनियर बने. द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड यूज ऑफ ब्लैंक वर्स, तो ब्लैंक वर्स के अंदर भी जो पहला रिकॉर्डेड जो डॉक्यूमेंट था दैट वाज कंपोज्ड बाय हेनरी हावर्ड, अर्ल ऑफ सरे, इन हिज ट्रांसलेशन ऑफ एनियड. एनियड का ट्रांसलेशन कब? 1540, 1540 के अंदर, 1540 के अंदर उन्होंने एनियड का जो वर्स ट्रांसलेशन किया उसके अंदर उन्होंने ब्लैंक वर्स का यूज़ किया. दिस ट्रांसलेशन वाज पब्लिश्ड पॉस्टमसली इन 1554 to 1557. 1554 से 57 के बीच में एनियड का ट्रांसलेशन. और एनियड क्या था? वर्जिल का क्रिएशन था एनियड, एपिक था वो, और उसका ट्रांसलेशन जो है वो किसने किया? हेनरी हावर्ड ने किया. और ये उनका फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड यूज़ ऑफ ब्लैंक वर्स माना गया. यानी पहला हम बात करें रिकॉर्डेड जो डॉक्यूमेंट है दैट वाज एनियड ट्रांसलेशन इन 16th सेंचुरी बाय हेनरी हावर्ड, अर्ल ऑफ सरे. द प्ले गॉर्बडक रिटन इन 1561, किसने लिखा था? टॉमस नॉर्टन एंड सैकविल. वॉज द फर्स्ट इंग्लिश प्ले टू यूज़ ब्लैंक वर्स. अब देखिए एक एक फैक्ट यहाँ गौर कीजिएगा. फर्स्ट रिकॉर्डेड क्रिएशन by Earl of Surrey, that was translation of Aeneid. First play in blank verse, that was Gorboduc, and writer Thomas Norton and Sackville in 1561. यानी अर्ल ऑफ सरे ने जो एनियड का ट्रांसलेशन किया वो ब्लैंक वर्स का पहला डॉक्यूमेंटेड यूज़ है. 1540 के अंदर ये किया गया था. 1554 से 57 के बीच में ये पब्लिश हुआ था, मरणोपरांत पॉस्टमसली, यानी जब अर्ल ऑफ सरे की डेथ होगी तो उसके बाद ये पब्लिश हुआ. और गॉर्बोडक जो प्ले है इंग्लिश में बहुत ही फेमस प्ले माना जाता है गॉर्बोडक, 16th सेंचुरी प्ले, और ये पहला यूज़ था प्ले के अंदर जब ब्लैंक वर्स का यूज़ किया गया था. क्रिस्टोफर मार्लोव, हमने अभी बात की कि क्रिस्टोफर मार्लोव जो थे इन्होंने क्रिटिकल यूज़ अपने आप में ब्लैंक वर्स का किया. क्रिस्टोफर मार्लोव वॉज द फर्स्ट ऑथर टू अचीव क्रिटिकल नॉटोरिटी फॉर हिज यूज़ ऑफ ब्लैंक वर्स. यानी ब्लैंक वर्स के यूज़ के अंदर जो फेम मिली, नॉटोरिटी जो मिली, वो किन्हें मिली? क्रिस्टोफर मार्लोव को मिली. द मेजर अचीवमेंट्स इन इंग्लिश ब्लैंक वर्स वर मेड बाय विलियम शेक्सपियर. और इंग्लिश ब्लैंक वर्स का यूज़ जो ड्रामा के अंदर किया गया शेक्सपियर ने भी बहुत किया. हु रोट मच
of the content of his plays in unrhymed iambic pentameter. और अनराइम्ड iambic pentameter क्या कहलाता है? ब्लैंक वर्स कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहला नाम किसका आएगा? वो नाम आएगा अर्ल ऑफ सरे का। उसके बाद में इन्होंने इनियड की ट्रांसलेशन के अंदर कब 1540 के अंदर इन्होंने ब्लैंक वर्स का यूज़ किया। उसके बाद में दूसरा नाम आएगा गॉर्बोडक प्ले का, टॉमस नॉर्टन और सैकविले का 1561। ये क्या था? ये प्ले पहला ब्लैंक वर्स प्ले माना गया है 1561 के अंदर। इसके बाद हम बात करें किसका नाम आ जाएगा? क्रिस्टोफर मार्लोव का, जिन्होंने नॉटोरिटी को अपने आप में गेन किया। एंड नेक्स्ट वाज विलियम शेक्सपियर। और अगले राइटर कौन आ जाएंगे? विलियम शेक्सपियर, जिन्होंने अपने प्लेस के अंदर iambic pentameter का यूज़ किया। एंड द मोस्ट फेमस राइटर ऑफ ब्लैंक वर्स इज जॉन मिल्टन। इन हिज एपिक पैराडाइज लोस्ट ही यूज ब्लैंक वर्स। और उसके बाद हम बात करें तो जो रेनेसां का लास्ट पार्ट है, कौन सा? प्योरिटन इंटररेग्नम, जिसे कॉमनवेल्थ पीरियड कहा जाता है। उस पीरियड के अंदर जॉन मिल्टन, जिन्होंने फेमस एपिक लिखा पैराडाइज लोस्ट, और वो ये पैराडाइज लोस्ट किस में लिखा गया था? ब्लैंक वर्स के अंदर लिखा गया। हमने एक प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया कि जॉन ड्राइडन जो हैं उन्हें फादर ऑफ ब्लैंक वर्स भी कहा जाता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। शुरुआत करने वाले राइटर की बात करें, अर्ल ऑफ सरे, डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड जो था। सबसे वाइड यूज़ की बात करें तो यूज़ किया गया था जॉन मिल्टन के द्वारा, क्योंकि जो अर्ल ऑफ सरे ने यूज़ किया था वो कंप्लीटली इंग्लिश ब्लैंक वर्स नहीं था। दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय लेटिन का इम्पैक्ट उसके ऊपर था, लेटिन ब्लैंक वर्स का इम्पैक्ट उसके ऊपर था, तो इसलिए उसको फुल आप ब्लैंक वर्स नहीं कह सकते। जॉन मिल्टन ने वाइड यूज़ किया ब्लैंक वर्स का, किसमें? पोइट्री में। क्योंकि उससे पहले हम बात करें क्रिस्टोफर मार्लोव की, हम बात करें शेक्सपियर की, या हम बात करें टॉमस नॉर्टन की, उन लोगों ने प्ले के अंदर यूज़ किया है। देखिए, दो तरह से इसका यूज़ किया जाता है। फर्स्ट यूज इन प्ले एंड अनदर इन पोइट्री। तो ये तो डिफरेंस रहेगा। हम किसकी बात करें? वर्स की बात करें, पोइट्री की प्रॉपरली हम पोएम्स की बात करें तो प्ले के अंदर 3 नाम आएंगे। 3 नामों में कौन सा आ जाएगा? क्रिस्टोफर मार्लोव का नाम आ जाएगा। प्ले में 3 नाम आएंगे। प्लेस का पहला नाम आएगा मार्लोव, क्रिस्टोफर मार्लोव। सेकंड नेम आएगा विलियम शेक्सपियर। और विलियम शेक्सपियर के बाद हम बात करें तो किसका नाम आ जाएगा? ये थोड़ी मिस्टेक हो गई। विलियम शेक्सपियर का नाम आ जाएगा, क्रिस्टोफर मार्लोव का नाम आ जाएगा, और थर्ड नाम, सबसे पहला नाम है गॉर्बोडक के रूप में, टॉमस नॉर्टन। ये लोग जो हैं, इनके साथ सैकविले जो हैं वो इनके साथ ही रहे। ये प्रोमिनेंट राइटर थे जिन्होंने ड्रामा के अंदर इसका यूज़ किया। लेकिन हम बात कर रहे हैं नॉन ड्रामेटिक पोइट्री की, तो नॉन ड्रामेटिक पोइट्री के अंदर सबसे पहला नाम किसका आएगा? अर्ल ऑफ सरे का। अर्ल ऑफ सरे, इन्होंने पहला ट्रांसलेटेड वर्क एनियड 1540 के अंदर इन्होंने लिखा, एनियड का ट्रांसलेशन किया। तो अर्ल ऑफ सरे जो है इन्होंने फर्स्ट यूज़ किया। लेकिन प्रोमिनेंट राइटर जो हैं इन ब्लैंक वर्स, दैट इज़ जॉन मिल्टन इन हिज क्रिएशन पैराडाइज लोस्ट। अपनी क्रिएशन पैराडाइज लोस्ट के अंदर इन्होंने इसका वाइड यूज़ किया था। ये है 16th 17th सेंचुरी राइटर। और 17th सेंचुरी हम जानते हैं कि न्यू क्लासिसिज्म उसके अंदर शुरू हुआ। न्यू क्लासिकल एज में सबसे प्रोमिनेंट राइटर के रूप में आए जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन इज ऑल्सो नॉन एज फादर ऑफ इंग्लिश ब्लैंक वर्स। Some critics say that John Dryden is the prominent pioneer of blank verse, but I have made it clear that first writer of blank verse is Earl of Surrey, but his blank verse is not fully English blank verse. That was influenced by Latin.
The first play in blank verse was Gorboduc. The first critical use of blank verse was by Christopher Marlowe. And in drama, the most common use of blank verse was by William Shakespeare. The first poetry in blank verse in the form of epic, that was composed by John Milton, Paradise Lost. And the prominent writer of blank verse, best example of blank verse, is found in John Dryden. Blank verse was not much used in non-dramatic poetry in the 17th century until Paradise Lost. मैंने अभी जिक्र किया कि पहले तो ड्रामेटिक पोइट्री के अंदर ब्लैंक वर्स का यूज़ किया जाता था, लेकिन नॉन ड्रामेटिक पोइट्री की हम बात करें तो उसके अंदर पैराडाइज लोस्ट से पहले इसका यूज़ नहीं किया गया था, इन विच मिल्टन यूज्ड इट विद मच लाइसेंस एंड ट्रेमेंडस स्किल. बहुत एक्सट्रीम परफेक्ट यूज़ ब्लैंक वर्स का हम कहें तो किसके अंदर देखने को मिला? हमें जॉन मिल्टन की एपिक पैराडाइज लोस्ट के अंदर देखने को मिला. The best examples of blank verse from this time are probably John Dryden's tragedy All for Love. उसके बाद किसका नाम आता है? जॉन ड्राइडन का. तो जब शुरुआत किसने की? नॉन ड्रामेटिक पोइट्री के अंदर शुरुआत कर दी जॉन मिल्टन ने, लेकिन जॉन मिल्टन से भी ज़्यादा परफेक्ट नाम किसका आया? जॉन ड्राइडन का. तो इसलिए कुछ क्रिटिक्स ने जॉन ड्राइडन को क्या कह दिया? फादर ऑफ ब्लैंक वर्स कह दिया. अलग अलग स्टेज के ऊपर किस तरह से ब्लैंक वर्स का डेवलपमेंट हुआ मैंने आपको क्लियर कर दिया है. नॉन ड्रामेटिक पोइट्री, फर्स्ट राइटर ऑफ ब्लैंक वर्स जॉन मिल्टन इन हिज पैराडाइज लोस्ट, एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ब्लैंक वर्स फ्रॉम दिस टाइम आर प्रोबेबली जॉन ड्राइडन्स ट्रेजेडी ऑल फॉर लव एंड जेम्स टॉमसन्स द सीजन्स. ट्रांजिशनल पीरियड के राइटर हैं और ट्रांजिशनल पीरियड की पोइट्री जो है उसके अंदर भी हमें ब्लैंक वर्स का यूज़ देखने को मिलता है. तो ट्रांजिशनल एज के अंदर जेम्स टॉमसन ने द सीजन्स क्रिएशन लिखी. 6 सीजन का इन्होंने अलग अलग डिस्क्रिप्शन उसके अंदर दिया है. दैट पोइट्री इज ऑल्सो, ये किसके बाद आएगी? न्यू क्लासिसिज्म के बाद का पीरियड है, तो सीजन्स के अंदर भी इन्होंने इसका यूज़ किया. ये एग्जाम्पल है ब्लैंक वर्स पोइट्री का. These lines are extracted from Paradise Lost. Paradise Lost के अंदर से कुछ लाइनें यहाँ एग्जाम्पल दिखाई गई हैं. यहाँ मेन सिर्फ दिखाया गया कि कोई राइम स्कीम नहीं है इसके अंदर. ये देखिए लाइन्स ऑफ याम्बिक पेंटामीटर है. ये फर्स्ट और लास्ट लाइन तो इनकम्प्लीट है. Into what pit thou seest, from what height fallen, so much the stronger proved he with his thunder. Until then, who knew the force of those diagrams? Yet not for those, nor what the potent victor in his race can else inflict. देखिए, seest, proved, knew, those, raise, कोई कहीं किसी के अंदर किसी तरह का राइम स्कीम नहीं आ रहा है. तो ब्लैंक वर्स पोइट्री क्या है? पोइट्री विथ अनराइम्ड लाइन्स. फटाफट हम रिपीट करते हैं एक बार इसको. ब्लैंक वर्स क्या है? ब्लैंक वर्स पोइट्री, regular metrical iambic pentameter lines that are unrhymed, and it was the most common and influential form of English poetry in the 16th century. But here poetry in the form of drama. ड्रामेटिक पोइट्री की हम बात करें तो ड्रामेटिक पोइट्री के अंदर ब्लैंक वर्स का सबसे कॉमन यूज़ 16th सेंचुरी के अंदर हुआ. फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड यूज़ ऑफ ब्लैंक वर्स बाय हेनरी हार्ड एंड अर्ल ऑफ सरे इन हिज ट्रांसलेशन ऑफ एनियड in 1540. फर्स्ट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? 1540 Aeneid was the first on record creation. Second point, first play, first drama, that was Gorboduc in 1561 by Thomas Norton and Sackville. Third point, critical notoriety of blank verse, Christopher Marlowe, the first English author who achieved that critical notoriety. The most common use in dramatic poetry by William Shakespeare, who wrote much of the content of his plays in unrhymed
iambic pentameter lines. And the next writer who used non-dramatic poetry in 17th century was Paradise Lost by John Milton. जॉन मिल्टन का, तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, जॉन मिल्टन फर्स्ट राइटर थे जिन्होंने नॉन ड्रामेटिक पोइट्री के अंदर, नॉन ड्रामेटिक यानी जिसके अंदर ड्रामा नहीं लिखा गया, जिसे हम पोइम्स कहते हैं, नॉन ड्रामेटिक पोइट्री के अंदर पहला यूज़ किसने किया, मिल्टन ने इसका यूज़ किया. और मिल्टन के बाद नाम आएगा जॉन ड्राइडन, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक वर्स पोइट्री बाय जॉन ड्राइडन, क्रिएशन, ऑल फॉर लव एंड जेम्स थॉमस's द सीजन्स. इसके बाद कुछ और राइटर्स की हम बात करें तो इसके अंदर आपको एस.टी. कॉलरिज का नाम भी देखने को मिलेगा. एस.टी. कॉलरिज ने भी ब्लैंक वर्स का यूज़ किया है. हम रोमांटिसिज्म के राइटर की बात करें तो वर्ड्सवर्थ का भी नाम आ जाएगा. टिंटन एबे जो है उसके अंदर आपको ब्लैंक वर्स का यूज़ देखने को मिलता है. इसके अलावा ए.एल. टेनिसन है, रोमांटिक पीरियड के अंदर ए.एल. टेनिसन ने इसका यूज़ किया है. रॉबर्ट ब्राउनिंग ने भी ब्लैंक वर्स का यूज़ किया है. धीरे धीरे मॉडर्न पोइट्री के अंदर भी इसका कॉमन यूज़ होने लगा. तो ये आज का हमारा टॉपिक था ब्लैंक वर्स. अगली क्लास में हमारी फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.